नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस के लिए यूपी स्पेशल का कंप्लीट कोर्स। इसमें जीएस 5th पेपर एंड 6th पेपर दोनों को ही कंप्लीट किया जा रहा है। मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लासेस अपलोड की जाती हैं। ये जो 5th पेपर है इसकी क्लास आपको मॉर्निंग में 10 AM मिल जाती है और इसकी क्लास आपको 6 PM मिल जाती है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कर रहे हैं। बुक दोनों में अवेलेबल है। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये अपनी जीएस 6th पेपर की मे बी 9th क्लास है ना। सो हेलो गाइस, दिस इज मी मोहित शर्मा, डायरेक्टर संकल्प IAS Academy, having more than 15 years experience in civil service field and my sole motive behind this series to become your favorite teacher। 8 लेक्चर हो चुके हैं, 9वां लेक्चर चल रहा है। आप जरूर से बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है। देखिए, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हमने लोकेशन देख लिया है, रिलीफ स्ट्रक्चर यानी कि फिजियोग्राफी देख ली है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख लिया है, यूपी का क्लाइमेट देख लिया है एंड इरिगेशन देख लिया है, मिनरल्स देख लिए हैं और ड्रेनेज सिस्टम हमारा चल रहा है। ये जो भी लिस्ट हमने बताई पहले बता चुके हैं। इसमें क्लाइमेट एंड ड्रेनेज सिस्टम दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, लेकिन अभी तक इनसे क्वेश्चन नहीं आया है। तो पूरे चांस हैं कि इनसे आगे क्वेश्चन बन सकता है। ड्रेनेज सिस्टम में हमने एक ओवरव्यू ले लिया था। यूपी की नदियां देख ली थी, नदी के किनारे स्थित शहर देख लिए थे प्री के हिसाब से, और बांध वगैरह देख लिए थे प्री के हिसाब से। बताया था ये टॉपिक मेंस में भी काम आएगा। तो ड्रेनेज सिस्टम एंड ड्रेनेज बेसिन ये टॉपिक हैं जो मेंस के लिए काम के हैं। ये हम आज देखेंगे, है ना। तो पहले हम छोटा सा एक रिवर का रिवीजन देख लेंगे कि कौन सी रिवर कहाँ पे है, क्योंकि हमें ड्रेनेज सिस्टम और बेसिन उसी को बेस मान के लिखना है। और फिर हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम एंड ड्रेनेज बेसिन, और ड्रेनेज सिस्टम में क्या चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड हैं, ये सब जो भी मेंस के काम पे। देखिए, तो ये हम देख चुके थे। बहुत जल्दी से 2 मिनट में इसका रिवीजन करते हैं कि यमुना नदी है, बताया था यमुनोत्री से निकलती है और फिर यहाँ पे ये प्रयागराज वाले रीजन में जाके गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ही निकलती है और फिर गौतम बुद्ध नगर वाले इलाके में जाके यमुना में मिल जाती है। ठीक, गंगा नदी गंगोत्री, उसके ऊपर गोमुख, वहां से निकलती है, बिजनौर से एंटर होती है और बलिया से होती हुई उत्तर प्रदेश के बाहर चली जाती है। ठीक, फिर यहाँ से रामगंगा आती है। डन। गढ़वाल के इलाके से रामगंगा निकलती है। दूधा टोली है ना, गढ़वाल वाला इलाका, दूधा टोली वहां से, और यहाँ पर ये कन्नौज वाले रीजन में आके इसमें मिल जाती है। इसके बाद से एक नदी और बताई थी, गर्रा रिवर है ना, कुमाऊं इलाके से निकलती है, कन्नौज से थोड़ा सा आगे कन्नौज फर्रुखाबाद वाले रीजन में मिल जाती है। डन। यहाँ से फिर गोमती नदी आती है, पीलीभीत के इलाके से निकल रही है और यहाँ जाके गंगा में मिल जाती है ना। कौन सी जगह बताई थी, वीडियो पोस्ट करके आप सोच सकते हो, है ना, जौनपुर था या गाजीपुर था। तो गाजीपुर में जाके यहाँ मिलती है। एक दूसरी नदी बताई थी यहाँ साई रिवर, वो आके गोमती में मिलती है, तो वो जौनपुर में मिलती है ना, ये गाजीपुर में मिलती थी। एंड फिर यहाँ से नदियां आती हैं यहाँ साई और गोमती के बाद में शारदा, घाघरा, राप्ती, है ना। तो जो शारदा रिवर है वो कुमाऊं वाले इलाके से निकलती है और ये यहाँ पे आके मीलम ग्लेशियर बताया था, है ना। तो फिर ये घाघरा में आके मिल जाती है बाराबंकी के इलाके में, ब्रह्म घाट में, है ना। घाघरा नदी जो है वो तिब्बत के इलाके से निकल रही है और ये यहाँ से बलिया के पास से यूपी के बाहर निकल जाती है। राप्ती नदी नेपाल के रीजन से निकलती है और यहाँ के घाघरा में कहाँ मिलती है बताया था, देवरिया के रीजन में मिल जाती है ना। गंडक नदी नेपाल से निकलती है, कुशीनगर होते हुए आगे निकल जाती है उत्तर प्रदेश के बाहर। तो उत्तर प्रदेश के बाहर कौन सी नदी गई, घाघरा नदी गई, गंगा नदी गई, गंडक नदी गई, है ना। घाघरा बता दिया था गंगा में जाके छपरा में मिल जाती है और जो गंडक है वो गंगा में जाके पटना के आसपास के रीजन में मिल जाती है। डन। फिर नीचे ये चंबल रिवर, तो बताया था मऊ, जाना पाओ, मध्य प्रदेश के मऊ जिले से, वहां से निकल रही है, इटावा में आके यमुना में मिल जाती है। जो सिंध नदी है वो विदिशा वाले इलाके से निकलती है, मध्य प्रदेश के विदिशा से, और वो भी यहाँ इटावा में आके मिल जाती है ना। बेतवा नदी है, बताया था ये रायसेन से निकल रही है और ये यहाँ हमीरपुर में आके यमुना में मिल जाती है। फिर ये केन नदी है, ये जबलपुर से निकल रही है और ये बांदा वाले इलाके में आके यमुना से मिल जाती है ना। टोंस नदी है, कैमूर रेंज से निकलती है मध्य प्रदेश से और फिर यमुना में न जाके देखो सीधा कहाँ जा रही है, गंगा में। तो प्रयागराज में ही जाके मिलती है। नाम याद है किसी को जगह का, क्या जगह बताई थी, तो वो जगह है सिरसा, है ना, सिरसा में जाके मिल जाती है।
और जो सोन नदी है वो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है और ये सोनभद्र के इलाके से होती हुई फिर बिहार में चली जाती है और वहीं जाके फिर गंगा में पटना के आसपास के इलाके में मिल जाती है। ठीक, जो रिहन नदी है वो छत्तीसगढ़ के इलाके से निकलती है और यहाँ सोनभद्र में आके सोन नदी में मिल जाती है। कर्मनासा बिहार के रीजन से निकलती है, थोड़ा सा यूपी बिहार का बॉर्डर बनाते बनाते फिर यूपी बिहार के बॉर्डर पर ही गंगा में मिल जाती है, बताया था ना, चौसा नामक जगह पे मिल जाती है। तो ये एक हल्का सा ओवरव्यू था, इतना आपको एकदम रटा होना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ कैसे। तो देखो फिर मेंस के क्वेश्चन आपको समझना और लिखना आसान हो जाएगा, कैसे ये भी आपको आगे समझ में आ जाएगा, है ना। तो मेंस का पहला टॉपिक देखते हैं हमारा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर इस पे क्वेश्चन आ गया कि उत्तर प्रदेश का ड्रेनेज सिस्टम लिखिए, है ना, तो आप क्या करोगे, पहले कोई उसमें इंट्रोडक्शन दोगे, है ना, फिर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताओगे, उसकी विशेषताएं बताओगे कुछ, और लास्ट में कंक्लूजन। तो यहाँ पे बेस्ट इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, जैसे ही हमने बोला उत्तर प्रदेश का ड्रेनेज सिस्टम, तो आपके दिमाग में क्या आया कि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है ना। तो जो कॉपी चेक करने वाला है वो भी ये इसमें ढूंढेगा कि आपने लिखा है कहीं या नहीं लिखा। तो इसकी शुरुआत ही इस बात से करना बेस्ट रहेगा कि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है ना। और किसी डेफिनेशन को याद करने का तरीका क्या है कि उसके कीवर्ड पकड़ लो तो याद रह जाता है। देखो, तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, नेटवर्क ऑफ रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। जो रिवर होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं या उनकी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं, उन सबका नेटवर्क रिवर सिस्टम कहलाता है। क्या करता है ये नेटवर्क, कलेक्ट, स्टोर एंड ड्रेन द सरफेस वाटर। उस सब जगह का पानी ये कलेक्ट करता है, स्टोर करता है और उसे कहीं बहा के ले जाता है। आसान है ड्रेनेज सिस्टम की डेफिनेशन कि ड्रेनेज सिस्टम इज रेफर टू द नेटवर्क ऑफ रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज डन विच कलेक्ट, स्टोर एंड ड्रेन द सरफेस वाटर फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया। ये आपने डेफिनेशन दे दी। डेफिनेशन आप बदल के भी दे सकते हो, बस ये कीवर्ड कि क्या होता है, नेटवर्क ऑफ रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, एंड काम क्या करता है, कलेक्ट, स्टोर एंड ड्रेन सरफेस वाटर। ये आपको पता होना चाहिए। डन। तो अब आप यूपी में बताओ, आपने सारी नदियां देखी है ना। यूपी में नदी और नदी का तंत्र, जो यूपी में जो पानी है उसको कलेक्ट करता हो, स्टोर करता हो, ड्रेन करता हो, तो वो कौन कौन से तंत्र है। तो देखो, ये जो हिमालय की साइड वाला पानी है ये पूरा इन नदियों के माध्यम से बाहर चला जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों का पानी ऐसे चला जाता है और कुछ लोकल नदियां भी हैं। समझ गए ना। उत्तर प्रदेश में ड्रेनेज सिस्टम क्या एक तरह का है कि सारी नदियां इधर जा रही हैं, नहीं, 3 तरह का ड्रेनेज सिस्टम मिलता है उत्तर प्रदेश में। हिमालय की नदियां, उनकी सहायक नदियां पानी को इकट्ठा करके बहा के अलग ले जा रही हैं, साउथ वाली अलग ले जा रही है। समझ गए ना। तो ये आपकी अगली शुरुआत हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, हिमालयन, पेनिनसुलर एंड रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम प्लेन या लोकल रिवर्स। डन। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया आपको। अगर ड्रेनेज सिस्टम आ जाए तो लिख लोगे ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है और कि यूपी में 3 तरह का ड्रेनेज सिस्टम मिलता है ना। ये कुछ बेसिक है कि ड्रेनेज सिस्टम किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, पढ़ के समझ आ जाएगा, डोंट वरी। तो अब इससे आगे की क्या कहानी बनी। इंट्रोडक्शन तो आपने बता दिया कि ड्रेनेज सिस्टम ये है और साथ में बता दिया कि यूपी में 3 तरह का ड्रेनेज सिस्टम है। अब क्या करोगे, देखो, जो पहला पेनिनसुलर सिस्टम है, जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, उसकी हेडिंग डालोगे और इसके कुछ फीचर्स लिखने शुरू करोगे। तो देखो, जो बताया था कि वो जो रिवर की जानकारी है वो काम आएगी। इसमें आप क्या लिखोगे, पहले कुछ बेसिक बातें कि ये ग्लेशियर फीड है, स्नो फीड है, तो इसकी नदियां जो होती हैं वो पेरिनियल होती हैं, 12मासी होती हैं, है ना। ये सब बातें लिखोगे कुछ बेसिक। फिर एग्जाम्पल लिखोगे जैसे गंगा, यमुना, और उनमें कुछ एक दो उनकी विशेष बातें कि कहाँ से निकल रही हैं और किस तरह से जो यूपी का पानी है उसको कहाँ बहाती हैं, ड्रेनेज सिस्टम किधर की तरफ है। तो ये नदियों का तो सब आप पढ़ के आए हो अभी, 4-5 बातें, उनका सोर्स भी आपने पता है, कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है, कहाँ मिल रही है, वो भी पता है। तो वो एक्चुअल में हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, लेकिन मेंस में क्वेश्चन आया तो आपको लिखना पड़ेगा। आपको कैसे लिखना पड़ेगा, पहले हेडिंग डालोगे कि जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है वो है ना, हिमालयन रिवर का ड्रेनेज सिस्टम। फिर इसकी विशेषताएं बताओगे कि पेरिनियल है,
और कि वाटर का वॉल्यूम है ईस्टर्न यूपी में, सेंट्रल यूपी में कई बार फ्लड आ जाता है, मेनली ईस्टर्न यूपी में, है ना, तराई का रीजन एंड ईस्टर्न यूपी। कुछ फीचर्स लिख दोगे। फिर लिखोगे एग्जाम्पल में कुछ नदियों के नाम, है ना, यमुना, हिंडन, गंगा। तो इनमें कुछ एक दो बातें, कहां से नदियां निकलती हैं। अब ऐसे लग रहा है ना ड्रेनेज सिस्टम तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यूपी की रिवर पढ़ ली। सोच के बताना, मैप वही वाला काम आ जाएगा, पहले क्वेश्चन वाला, या दूसरा बनाना पड़ेगा, वही काम आ जाएगा, है ना। बस उसमें क्या करेंगे कि ये जो नदियां लिखी हुई हैं इधर वाली, तो उसमें कुछ ऐसे डॉट डॉट बना के ऐसे दिखा देंगे, है ना, कि ये हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है, इधर वाले को दिखा देंगे, है ना। सुंदर लगना चाहिए ना, ऐसे करके नहीं सुंदर लग रहा तो आपने सीधे ऐसे बना दिया, डन। तो वही मैप काम आ जाएगा, वही इंफॉर्मेशन काम आ जाएगी। बस हमें ड्रेनेज सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है और 3 टाइप का ड्रेनेज सिस्टम है ये लिखना है, फिर उसके थोड़े से बेसिक फीचर्स लिखने हैं, डन। फिर वो देखो दूसरा आ गया पेनिनसुलर रिवर, तो सीजनल रिवर है, इनकी कुछ विशेषताएं बता दी है ना। क्या विशेषताएं हो गई? विंध्यन कैमूर रेंज से निकल रही है बुंदेलखंड सदर्न यूपी में, सीजनल है, रेनफॉल पे डिपेंड है और ड्राउट प्रोन है। हिमालयन वाले में जो तराई और ईस्टर्न यूपी में थी वो फ्लड प्रोन थी, है ना, ये ड्राउट प्रोन है। और फिर लिखेंगे कि मेजर पेनिनसुलर रिवर, उसके एग्जाम्पल लिख देंगे। इनमें एक दो कुछ विशेष बातें हैं, तो जैसे कि चंबल इटावा में यमुना में मिल रही है, बीहड़ बनाती है, एक दो पॉइंट सब में लिखेंगे, है ना। फिर इसके बाद में आता है लोकल रिवर। तो लोकल रिवर उस मैप में कम थी, हमने वहां पे बस आपको बताया था साई रिवर बताई थी, गोमती रिवर बताई थी, तो वो यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा दे रखी है। जैसे गोमती हो गई, साई हो गई, वरुणा भी वहां पे बता दी थी, है ना, कि वरुणा और अस्सी रिवर के बीच में वाराणसी है, ठीक। तो यहाँ गोमती रिवर की गोमत ताल से निकल रही है और गंगा में जाके गाजीपुर में मिल जाती है। फिर वरुणा रिवर प्रयागराज के फूलपुर से निकल रही है और ये भी गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक। ईशान रिवर है, ईशान रिवर निकल रही है नागला गोदी, निधोली कला है एटा में, है ना, वहां से निकल रही है और ये भी गंगा में जाके मिल जाती है। सोत नदी अमरोहा के पास के इलाके से निकलती है, ये रामगंगा में। तो ये कुछ लोकल की रिवर हैं, वहां एक दो कम थी तो यहाँ टेबल अलग से बना दी, उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दी। वाराणसी और अस्सी रिवर के बीच में वाराणसी, ये हमने आपको पहले बता ही दिया था, ठीक है। तो पीली नदी है, साई नदी है, साई नदी तो देख ही ली थी, हरदोई से निकल रही है ना, फिर जौनपुर में जाके गोमती में मिल जाती है। पीली नदी जौनपुर के प्लेन से निकल रही है, गंगा में मिल जाती है। अब आप बहुत शांति से देखो इसको कि हो पाएगा या नहीं, है ना, ये तो हमने जल्दी जल्दी बताया, आराम से देखो। अगर आ जाए कि यूपी का ड्रेनेज सिस्टम लिखो, तो सबसे पहले आप लिखोगे ड्रेनेज सिस्टम से क्या तात्पर्य होता है ना, कि नदी और सहायक नदियों का एक ऐसा नेटवर्क होता है जो वहां के जल को इकट्ठा करता है और प्रवाहित करता है। और उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र मिलता है, हिमालयी, प्रायद्वीपीय और लोकल, है ना, या मैदानी इलाकों वाला, ऐसे आप लिख सकते हो। फिर हिमालयी हेडिंग डालोगे, उसकी विशेषताएं बता के एग्जाम्पल में 4 नदियां लिख दोगे। फिर प्रायद्वीप विशेषताएं बता के 4 नदियां लिख दोगे। फिर लोकल उसकी विशेषता बता के फिर 4 नदियां लिख दोगे और लास्ट में कंक्लूजन लिख दोगे, है ना, कि एक बृहद अपवाह तंत्र है उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पे कि उपजाऊ मैदान का निर्माण करता है और इसे भारत का धान्य कटोरा बनाता है। ऐसे भी कह सकते हो, पुराना महत्व बता सकते हो, या आप नया महत्व भी बता सकते हो कि इसकी वजह से उपजाऊ मैदान बना है जो भारत का, उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी बनने के सपने को साकार करने में मददगार होगा, है ना। उत्तर प्रदेश यहाँ पे बोलना है, अभी धोखे से भारत बोल दिया था, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम का क्वेश्चन आया तो हो जाएगा कि ड्रेनेज सिस्टम कितने प्रकार का यूपी में है। अब इसमें और क्वेश्चन क्या आ सकता है, ड्रेनेज सिस्टम में भारत में, फिर भारत आ रहा है बार बार, उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव है, क्या फायदे हैं इसके, है ना, और क्या चुनौतियां हैं तो फिर इसके उपाय क्या हैं, ये सब भी पूछे जा सकते हैं मीन्स में, ठीक। तो अगला टॉपिक अपना यही है, उत्तर प्रदेश में जो जल निकासी व्यवस्था, इस जल निकासी व्यवस्था को, है ना, हिंदी में अपवाह तंत्र भी बोल सकते हैं ना, और इंग्लिश में तो ड्रेनेज सिस्टम ही बोलेंगे। ये दोनों ठीक है, जल निकासी भी ठीक है, अपवाह तंत्र भी ठीक है, तो डोंट वरी। तो इसका फायदा क्या है, इसकी चुनौतियां क्या हैं, क्या क्या इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं और नुकसान क्या है, और फिर वे फॉरवर्ड क्या है,
ये हमें देखने हैं एक करके। ठीक, हो सकता है मिला के क्वेश्चन पूछते कि अब्बा तंत्र पे टिप्पणी लिखिए और इसकी प्रमुख चुनौतियां बताइए, या इसके टिप्पणी लिखिए और प्रमुख लाभ बताइए। ठीक, या ऐसे कि उत्तर प्रदेश में ड्रेनेज सिस्टम की चुनौतियां लिखते हुए उनका समाधान सुझाइए। इस तरह के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो, इस ड्रेनेज सिस्टम का क्या फायदा है, इसमें हमने इकट्ठा पॉइंट आपको मिल गए, ये इसकी विशेषता है। लेकिन इनमें आप देखना कोई एक या दो ही पॉइंट ऐसा होगा जो आपको समझना और याद करना पड़े, है ना। बड़े सिंपल से पॉइंट हैं। देखो जैसे इरिगेशन सपोर्ट, अब इसमें क्या समझाएं भाई, नदियों का तंत्र है तो इरिगेशन को सपोर्ट मिलता है ना। इनसे बहुत सी कैनाल भी निकाली गई हैं, तो 2-4 कैनाल के एग्जाम्पल लिख देना। सरयू कैनाल, शारदा सहायक कैनाल, है ना, अपर गंगा, लोअर गंगा एंड ईस्टर्न यमुना कैनाल, ऐसे लिख सकते हो आप। हाइड्रो पावर पोटेंशियल, जब कहीं पे डैम बनाया जाता है और वहां से अलग कैनाल निकाली जाती है तो टरबाइन घुमा के उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी भी बना ली जाती है। तो इरिगेशन में भी मल्टीपर्पज डैम, इरिगेशन में ये सब पढ़ के आए हैं ना अभी। तो वो कई पर्पज से होता है, वहां से कैनाल भी निकाली जाती है, इरिगेशन में सपोर्ट होता है, हाइड्रो पावर पोटेंशियल भी होता है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, तो एग्जाम्पल लिखेंगे, इंडिया का सबसे बड़ा वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जा रहा है ना, गंगा नदी में। तो नेशनल वाटरवे 1 का उल्लेख करेंगे, बताएंगे पश्चिमी बंगाल के हल्दिया से लेके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक, है ना। तो ये 3 फायदे देख लिए हमने, है ना, कि सिंचाई में, जल विद्युत में, अंतर्देशीय जल परिवहन में, और हमने इनके सबके एक दो एग्जाम्पल डाल दिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल नहीं है हाइड्रो पावर पोटेंशियल में, तो कोई भी आप माता टीला डैम, राजघाट डैम कोई भी लिख सकते हो ना। रिहंद परियोजना लिख देना, जो रिहंद डैम है तो उसको लिख सकते हो। फिर एग्रीकल्चर फर्टिलिटी, जब पानी आता है, बाढ़ आती है, तो उसके साथ में नई मृदा आती है ना, बता चुके हैं ये भी पहले, न्यू एलुवियम सोइल आती है, तो एग्रीकल्चर फर्टिलिटी को भी बढ़ावा मिलता है। एंड कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यू भी है, अलग अलग नदी के किनारे अलग अलग मेले लग रहे हैं, तो उसमें एग्जाम्पल लिख देना, प्रयागराज त्रिवेणी संगम, कुंभ, अर्ध कुंभ, महाकुंभ, मिनी कुंभ, है ना, 3-4 तरह का मेला वहां पे है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जैसे मान लो रिवर में अगर कोई ट्रांसपोर्ट है तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। फिर अभी क्रूज चलने लगा है ना बनारस के आसपास के इलाकों में, तो टूरिज्म की एक नई अपॉर्चुनिटी बन गई, क्रूज सर्विस है। फिशरीज वगैरह, तो उसमें भी जब ज्यादा नदियां होंगी तो मत्स्य पालन और इन सब का भी एक अवसर बनेगा, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी है। बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी, डॉल्फिन, है ना, पढ़ा होगा डॉल्फिन के बारे में, जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, और घड़ियाल है, ऑक्सबो लेक बना रहा है इकोलॉजी के हिसाब से, है ना, तो इसके लिए भी महत्व है ना, रिवर सिस्टम का, इनके लिए भी इंपॉर्टेंस है। अर्बन वाटर सप्लाई, वो भी नदियों के माध्यम से हो रही है। क्लाइमेट मॉडरेशन, तो होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ बहुत ज्यादा हॉट है, यूपी में कहीं पे, यहाँ भी हॉट है, लेकिन यहाँ से नदी जा रही है तो इसके आसपास का क्लाइमेट थोड़ा सा ठंडा है, तो नदियां अपने आसपास के क्लाइमेट को मॉडरेट भी करती हैं और एक माइक्रो क्लाइमेटिक बैलेंस बनाती हैं। तो 8-9 फायदे हुए कुल मिला के। अगर ये आ जाए ड्रेनेज सिस्टम और उसका महत्व लिखो तो 200 शब्द तो फिर बहुत कम है ना, फिर तो बस आपने एक लाइन में ड्रेनेज सिस्टम की डेफिनेशन बतानी है, फिर यहीं पे बता देना है कि 3 तरह का होता है, फिर पहला वाला हिमालय सिस्टम, उसकी 2-4 विशेषताएं बता के एक ही लाइन में 2 नदियों के एग्जाम्पल, फिर दूसरा बता के, है ना, क्योंकि बहुत कम शब्दों में खत्म करना है, फिर डिटेल में नहीं जा सकते। फिर ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में लिखेंगे इसका महत्व का, महत्व में बस पॉइंट बना देंगे, है ना, ये और इसके अंदर से एक कोई एग्जाम्पल बहुत शॉर्ट में लिखेंगे। अगर दोनों चीजें आ गई, अभी पीसीएस में आ नहीं रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन, है ना, कि मिक्स करके 2-3 चीजें मिला के पूछी जाए, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं, वरना सीधे सपाट क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद यह है कि ये पूछे जाने की कि उत्तर प्रदेश का ड्रेनेज सिस्टम लिखिए, उत्तर प्रदेश के ड्रेनेज सिस्टम का महत्व लिखिए, उत्तर प्रदेश के ड्रेनेज सिस्टम की चुनौतियां लिखिए। अभी इस तरह के क्वेश्चन की उम्मीद ज्यादा है, लेकिन फ्यूचर में वो मिक्स करके भी पूछेगा, तो आप तैयार रहो। आपने दोनों चीजें बताएं तो मिक्स करके तो लिख ही लोगे। इंपॉर्टेंस समझ में आ गया ड्रेनेज सिस्टम का, लिख लोगे आसानी से, है ना। देखो फिर से जल्दी से बता दें, इरिगेशन में महत्व है, हाइड्रो पावर में है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में है,
एग्रीकल्चरल फर्टिलिटी, कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यू, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी, अर्बन वाटर सप्लाई, क्लाइमेट मॉडरेशन, बहुत सारे हैं ना। बस आपने इनको याद करने का सीक्वेंस बनाना है, 2-3 बार इनको याद करना है, फिर अपनी जो बुक है उसको बंद करके एक पेपर पे लिख के देख लेना है कि आपको कितना याद रह पा रहा है ना। जो चीज नहीं याद रह पा रही है वो पता चल जाएगी फिर कि मैंने ये 5 पॉइंट लिख दिए, ये 3 छूट गए, तो उन्हें याद करने के तरीके ढूंढने, है ना। दिस इज कॉल्ड सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब नहीं होता कि भारी से भारी टॉपिक समझने में लगे पड़े हैं। जो टॉपिक टीचर 5 मिनट में समझा सकता है उसको क्यों 5 दिन से लगे पड़े हो? क्या ये सेल्फ स्टडी है ना? ये तो बर्बादी है खुद की। आपने कंसेप्ट समझ लिया, अब उसको आप लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो, याद करना, याद करने के तरीके ढूंढना, लिख के देखना, कुछ भूल गए तो फिर याद करने की कोशिश करना। दिस इज कॉल्ड सेल्फ स्टडी एंड हार्ड वर्क। तो ये आप लोगों ने करना है ना। भारी भारी टॉपिक खुद से समझने में अपना समय बर्बाद मत करना, वो सेल्फ स्टडी के नाम पे समय को बर्बाद करना है। तो हमने इंपॉर्टेंस देख लिया। चैलेंजेस क्या क्या है? अरे तो वही कुछ चैलेंजेस तो आपको पता होंगे ही है ना। 7-8 क्लास तो अपनी हो गई ज्योग्राफी की। यहाँ बुंदेलखंड के इलाके में ड्राउट, तराई में और इधर ईस्टर्न यूपी में फ्लड। ये ड्रेनेज सिस्टम की तो चैलेंज है। अगर यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सीजनल नहीं होता तो ड्राउट क्यों आता? यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम में मॉनसून के समय में ज्यादा पानी नहीं हो जाता तो क्यों फ्लड आती? क्योंकि ये ड्रेनेज सिस्टम इस तरह का है कि उसमें पर्टिकुलर समय ज्यादा पानी हो जा रहा है, उसमें पर्टिकुलर समय कम पानी हो जा रहा है। तो ये अपनी चुनौतियां है ना कि रिकरिंग फ्लड्स वगैरह, तो उनमें एग्जाम्पल लिख दोगे, ईस्टर्न यूपी का इलाका है ना। और नदियां कौन सी हैं? घाघरा, गंडक, राप्ती। अब बताओ फिर से वो मैप काम आ गया ना। यहाँ हमने देखा है कि घाघरा नदी थी, फिर गंडक रिवर थी, है ना, और यहाँ राप्ती नदी थी। तो वो वहां बता ही दिया था कि ये वाली जो नदियां हैं पूरब वाली, ये फ्लड प्रोन है। बुंदेलखंड वाली जो बताई थी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, वो ड्राउट प्रोन है। तो एक आ गया यहाँ पे, है ना। ड्राउट यहाँ पे नहीं लिखा है, मे भी आगे लिखा होगा, वरना आप लिख लेना। ड्राउट कौन रिवर बता देना, फिर वही चंबल, सिंध, बेतवा, केन जैसे यहाँ बताया, बुंदेलखंड का इलाका लिख देना। रिवर पॉल्यूशन, ये भी एक बड़ी समस्या है ना। तो देखो जैसे यमुना बताया था मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है, हिंडन पोल्यूटेड है। उधर सोनभद्र के इलाके में सोन नदी बताई थी, है ना, कुछ उसमें पर्टिकुलर फ्लोराइड वगैरह की ये ज्यादा मिल रहा है। एक बार आप चेक कर लेना लेक्चर में पहले कि क्या था, फ्लोराइड ही था में भी, है ना। एंड सिल्टेशन एंड सेडिमेंटेशन, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सिल्टेशन सेडिमेंटेशन क्या है कि ये नदी है, ये उसकी घाटी है, यहां से बह रही है वो, लेकिन धीरे धीरे इसमें गाद इकट्ठी होती चली जा रही है ना। तो फिर क्या है, थोड़ा सा पानी बढ़ेगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, और उसका ओवरफ्लो होना ही क्या कहलाता है? फ्लड। तो ये भी एक समस्या है। इनकी जो है समय समय पे सफाई होना बहुत जरूरी है। सेम ऐसे शहर में नालियों की सफाई ना हो तो वो चौक हो जाती है। तो अगर नाली चौक है और उसमें पानी जाएगा तो वो भी ओवरफ्लो करेगा फिर, है ना, थोड़ी सी बरसात में। तो वहां पे क्या आ जाती है? अर्बन फ्लड आ जाती है ना। तो सेम वैसे आप यहाँ लिख सकते हो, सिल्टेशन एंड सेडिमेंटेशन, एनक्रोचमेंट एंड पुअर अर्बन ड्रेनेज। जो नदी के आसपास के इलाके हैं वहां पे एनक्रोचमेंट करके घर बना लिए जाते हैं, अवैध निर्माण कर लिए जाते हैं। फिर कभी बाढ़ आती है तो फिर नुकसान होता है। तो उसमें ये रहता है कि भाई बाढ़ ने नुकसान कर दिया। एक्चुअल में जो पास वाले इलाके हैं उनमें ये एनक्रोचमेंट ना हो तो बाढ़ से जो ये इस तरह की आपदाएं आती हैं ये थोड़ी कम हो जाएंगी, है ना। पर दूसरी आपदा और तैयार कर रखी है हम लोगों ने। दिल्ली का हाल देखा होगा आपने पिछली बार मानसून के समय पे, है ना, कि अगर नालियों की सफाई नहीं हुई, कोर्ट की टिप्पणी थी बाद में, है ना, कि भाई ये जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो फिर अर्बन फ्लड की कंडीशन बनेगी। तो ये भी एक चैलेंज है। ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है। जो कंक्रीट की सड़कें बना दी, कंक्रीट के घर बना दिए, उसके डबल नुकसान है। एक तो पानी नीचे परकोलेट नहीं हो रहा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा। दूसरा, जब नीचे परकोलेट नहीं हो रहा तो सरफेस पे फ्लो हो रहा है, और फ्लो बढ़ गया तो उससे क्या आ रही है? बाढ़ आ रही है ना। दोनों समस्याएं हैं। इनका उपाय क्या है? क्या कच्चे मकान में रहने लग जाएं, कच्ची सड़कों पे रहने लगे? इतने 200 साल से विकास कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कच्चे मकान, कच्ची सड़क पे रहने के लिए। और भी उपाय हो सकते हैं। उसका उपाय क्या है? एक शहर में 10-20 बड़े तालाब बना दिए जाएं,
है ना। और जो पानी है वो जगह जगह जाके वहां पे इकट्ठा होगा और उसके बाद में वो तालाब से धीरे धीरे परकुलेट हो जाएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना सरकार ने इसके लिए कौन सी योजना चला रखी है। बताया था 75 साल पूरे होने पे, है ना। अमृत सरोवर, धरोवर अलग है ना, सरोवर अलग है, कई सारी योजनाएं, ध्यान रख लेना। तो उसमें तालाबों का पुनरुद्धार भी करा जा रहा है और नए तालाब भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक चुनौती है भाई, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। उपाय तो बता दिया हमने इसका साथ के साथ। रिवर बैंक इरोजन, तो देखो जो रिवर बैंक है, अगर यहाँ पे पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, सोइल फिर ठीक से बंधी हुई नहीं रहेगी ना, पेड़ पौधे उसको इंटैक्ट रखते हैं और मिट्टी को, पेड़ पौधे हैं, घास हैं, तो वो पानी से इरोजन आसानी से नहीं होता। लेकिन डिफोरेस्टेशन वगैरह होने से यहाँ की जो सोइल है उसका इरोजन होने लगता है, ठीक। कह रहे हैं ईस्टर्न यूपी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लैंड का लॉस हो रहा है इरोजन की वजह से, ऑब्वियसली हो जाएगा, है ना, पानी में बह जाएगा वो। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, ये भी एक चुनौती है। एक आध नदी का नाम लिख देंगे, है ना। तो यमुना केन बेतवा प्रोजेक्ट, इसको लेके जो आसपास के स्टेट है उनमें वो डिस्प्यूट था, उसके नाम भी लिख सकते हो। तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी हो रहा है इससे, है ना। रेनफॉल बहुत ज्यादा इरेटिक हो गई है, कभी बहुत कम कभी बहुत ज्यादा। ग्लेशियल रिट्रीट हो रहे हैं लगातार, जो हिमनद हैं वो पीछे होते चले जा रहे हैं, सिकुड़ते चले जा रहे हैं, बर्फ कम होती चली जा रही है वहीं से तो पिघल के नदी निकल रही है, वो बर्फ खत्म हो गई फिर क्या होगा, और धीरे धीरे खत्म हो ही रही है ना, ग्लेशियर रिट्रीट करते चले जा रहे हैं। मॉनसून का पैटर्न चेंज हो गया, जब कम बारिश होनी चाहिए ज्यादा हो जा रही है ना। और बाकी सैंड माइनिंग, एक्चुअल में सैंड माइनिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, यहाँ पे आप लिख लेना इलीगल सैंड माइनिंग इज अ प्रॉब्लम। क्योंकि लीगल सैंड माइनिंग में तो सारी बातों का ध्यान रखा जाता है कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, जो रिवर की इकोलॉजी है उसको नुकसान ना हो, है ना, और जो वहाँ लोकल के लोग हैं उनका नुकसान ना हो। लेकिन इलीगल माइनिंग में तो चोरी छुपे करा जाता है, वो थोड़े ना पर्यावरण, नदी, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, वो तो बस रात के समय में अपना सैंड भर के वहां से और दिन में बेच देंगे उसको। तो यहाँ पे अवैध लिख लेना भैया ना, अवैध बालू खनन या इलीगल सैंड माइनिंग। तो ड्राउट इसमें है नहीं, तो ड्राउट भी आप इसमें लिख लेना, ठीक है। तो ये कुछ हमने चैलेंजेस देख लिए, सोच के बताओ। ड्रेनेज सिस्टम आएगा तो लिख लोगे, ड्रेनेज सिस्टम की इंपॉर्टेंस आ जाए उसमें भी 8-9 पॉइंट लिख लोगे आसानी से। चुनौतियां आ जाए तो उसमें भी 7-8 पॉइंट आराम से लिख लोगे, है ना। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इन्हीं सब चीजों का, है ना। तो कुछ कुछ का तो वे फॉरवर्ड हमने हाथ के हाथ ही बता दिया था। एक है रिवर रिजुविनेशन, की जो नदी है उसका पुनरुद्धार करा जाए, है ना। इधर मिल जाएगा हिंदी में आपको, यहां से देख सकते हो, है ना, नदी पुनर्जीवन। इसमें क्या करते हैं, जो नदी के अंदर वो गाद वगैरह आई होती है उन सबको हटाते हैं, तटबंध को मजबूत करते हैं, आसपास के इलाके में पेड़ लगाए जाते हैं, तो वो रिवर रिजुविनेशन हो जाता है ना। मतलब नदी की साफ सफाई करी जा रही है। तो नमामि गंगे एंड अर्थ गंगा मॉडल, ये 2 एग्जाम्पल लिख देना। एक्चुअल में अर्थ गंगा मॉडल जो है वो नमामि गंगे का ही एक प्रोजेक्ट है, बस इसमें कम्युनिटी को शामिल करा गया है और कम्युनिटी लेड अप्रोच है रिवर को रिजुविनेट करने की या उसे स्वच्छ रखने की। देखो 2 तरीके हैं, एक तो नदी के किनारे लोगों को जाने ना दिया जाए कि भाई आप यहाँ नहीं जाओगे, आप नदी को गंदा करते हो, तो क्या ये कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट अप्रोच है? नहीं है, कम्युनिटी को तो आपने अलग कर दिया। और दूसरा ये है कि नदी के किनारे किनारे इस तरह की इकोनॉमी बिल्ड की जाए जिससे कि वहां रहने वालों को भी फायदा हो और नदी को भी फायदा हो, ऐसी इकोनॉमी बिल्ड की जाए, तो वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे इसको साफ रखने में, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल केमिकल की किसी चीज की मूर्तियां बना रहे हो, उसकी जगह मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाए और उसमें नेचुरल कलर यूज करे जाए, तो अगर वो मूर्तियां बाद में नदी में बहाई जाएंगी तो पानी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, है ना। तो हम इस तरह की इकोनॉमी उन इलाकों में बिल्ड कर सकते हैं। आजकल पेपर सीड आते हैं, तो वो पेपर अगर मिट्टी में डाल दोगे तो उससे पेड़ उगता है फिर, है ना, पेपर सीड बनाए जाते हैं। तो इन इलाकों में अगर पेपर सीड का ज्यादा यूज होगा, लोग जगह जगह वो पेपर डालेंगे, वो एक तरह का कूड़ा है लेकिन फिर उससे तो पेड़ बन जाएगा। तो ये अर्थ मॉडल में गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि कम्युनिटी लेड अप्रोच हम रखेंगे, है ना। आप चाहो तो इसमें लिख भी सकते हो। फ्लड मैनेजमेंट, तो फ्लड मैनेजमेंट का क्या तरीका है? पहला तो कि ये जो गाद है इसको साफ कर दिया, रिजुविनेशन हो गया। दूसरा जो इसका एम्बैकमेंट है उसको मजबूत कर दिया, पेड़ पौधे लगा दिए, है ना, ये हो गया।
तीसरा जो इस नदी का बेसिन है, जो उसका वाटर सेट रीजन है, वहां पे पेड़ पौधे और ये सब लगाए जाते हैं। डन। तो उससे पूरा फ्लड का एक मैनेजमेंट हो जाता है कि फ्लड आने के चांस कम हो जाते हैं। और बाकी आएगी तो उसका भी मैनेजमेंट है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम और ये सब, ये तो फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में देखेंगे डिटेल में, है ना। ओके, अगली समस्या क्या थी भाई फ्लड के अलावा? पोल्यूशन की थी। तो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट के जीरो लिक्विड डिस्चार्ज नॉर्म्स है ना फ्रॉम इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री का जो गंदा पानी है वो सीधे नदी में नहीं जाएगा, ट्रीटमेंट प्लांट लगा लो, ट्रीट कर लो, उसके बाद भेज सकते हो। बिना ट्रीटमेंट के जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पॉलिसी, तो इससे पोल्यूशन भी थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा ना। अर्बन रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, जो अर्बन इलाकों में जैसे एनक्रोचमेंट हो रहा था, तो वहां के लिए कि गोमती मॉडल के हिसाब से वहां उसके इधर उधर पेड़ वगैरह कुछ लगाए जाए। ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर का इंटीग्रेशन कर दिया जाए, जो फ्लो हो रहा है, देखना एक साथ दोनों चीजें हो रही हैं, कितनी अजीब बात है। सरफेस पे ऊपर पानी ज्यादा बह रहा है, लोग बाढ़ से परेशान हैं, और सरफेस के नीचे कम होता चला जा रहा है। ये पानी नीचे नहीं पहुंचा सकते? पहुंचा सकते हैं, होती है तकनीकें, है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो सरकार को कंपलसरी कर देनी चाहिए हर घर में, नए में भी पुराने में भी। पुराने घर रेट्रोफिटिंग कराएं और फिर से अपना कुछ ऐसे व्यवस्था करें, और जो छत का पानी है वो वहीं पे उसको हार्वेस्ट करने की जो है कंपलसरी करा जाए। और नए मकानों में तो बिल्कुल कर दिया जाए कि भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी तभी मकान का नक्शा पास होगा, तभी मकान बनेगा। ऐसे ही रोकना पड़ेगा, वरना तो अर्बन इलाकों में यही फ्लड की समस्या अलग आएगी और ड्राउट की कंडीशन अलग आएगी, दोनों चीजें एक साथ आने लग जाएंगी। एक साथ मीन्स एक जगह पे बरसात के सीजन में फ्लड आ रही है और बरसात के बाद में फिर ड्राउट कंडीशन, पीने का पानी नहीं है। बेंगलोर का देखा होगा आपने, है ना, 2024 में कि जीरो डे आने वाला है, इस तरह से कर रहे थे हम। सैंड माइनिंग को इको फ्रेंडली किया जाए, तो यह भी हमने बता दिया था कि सैंड माइनिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, इलीगल सैंड माइनिंग इज अ प्रॉब्लम। और इंटरलिंकिंग रिवर की, किसी नदी में पानी कम है, किसी में ज्यादा है, तो जिनमें ज्यादा है उससे उन इलाकों में भेज दो, तो वहां पे ड्राउट नहीं आएगा, और जहां पे ज्यादा था वहां फ्लड नहीं आएगी, है ना। तो केन बेतवा प्रोजेक्ट के बारे में उसमें लिख देना। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये भी देख लिया, अर्थ मॉडल जो था, है ना। इसके अलावा देखो क्लाइमेट रेजिलियंस है, कि क्लाइमेट तो बदल ही रहा है और वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो आगे फ्यूचर में जाके नदी में जो वाटर फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो क्या हमें उसकी अभी से प्लानिंग नहीं कर देनी चाहिए, है ना। उसके उपाय ढूंढना, उन्हें लागू करना, वही है क्लाइमेट रेजिलियंस, अपनी क्षमताएं विकसित करना। और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, की जो भी उन नदियों में जीव जंतु रहते हैं तो जगह जगह पे उनके कुछ ऐसे स्पॉट बनाए जाएं कंजर्वेशन के। तो गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए, घड़ियाल के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए कुछ प्रोटेक्टेड जोन बनने चाहिए जगह जगह पे। तो ये हमने वे फॉरवर्ड देख लिया। अब आप बहुत ध्यान से देख लो एक बार, ड्रेनेज सिस्टम आया तो लिख लोगे, डन हो जाएगा ना। दूसरा, ड्रेनेज सिस्टम का इंपॉर्टेंस आ गया, तो ये भी लिख लोगे। चैलेंजेस क्या है ये भी लिख लोगे, वे फॉरवर्ड भी लिख लोगे। अब नहीं जाएगा इसके बाहर, है ना। ड्रेनेज सिस्टम मेंस के हिसाब से हमने पूरा पढ़ लिया। नदियां, नदियों के किनारे शहर, नदियों के किनारे बांध, वो प्री के हिसाब से हमने पढ़ ली, ठीक है। अब अपना लास्ट टॉपिक बचता है इसमें ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन पढ़ते ही आपका ड्रेनेज सिस्टम यूपी का कंप्लीट हो गया। यकीन मानो इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला है। कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आया भी तब भी आप इसी इंफॉर्मेशन से उसको लिख पाओगे, ठीक। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप करते रहो, आपके अंदर ये कला विकसित हो जाएगी जल्दी ही। तो ड्रेनेज बेसिन, इसे भी सेम तरह से हैंडल करेंगे। अगर यह यूपी के ड्रेनेज बेसिन पे क्वेश्चन आया तो पहले इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन बताएंगे कि भाई ड्रेनेज बेसिन होता क्या है। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता था? रिवर एंड उसकी ट्रिब्यूटरी का ऐसा नेटवर्क जो उस इलाके के पानी को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है और ड्रेन करता है ना, ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। यूपी में 3 तरह का ड्रेनेज सिस्टम है, हिमालयन, पेनिनसुलर एंड लोकल रिवर या प्लेन एरिया की रिवर। तो बेसिन में क्या लिखेंगे देखना, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन। तो जो नदियां हैं, वो जो उनकी सहायक नदियां हैं, डन, वो जो मिलके तंत्र बना रही हैं, ये तंत्र तो कर रहा है वहां का ड्रेनेज सिस्टम,
और जितने इलाके का पानी वो बहा के ले जा रही है वो इलाका क्या कहला रहा है? ड्रेनेज बेसिन। ठीक, तो ड्रेनेज बेसिन वो इलाका होता है जिस पूरे इलाके का पानी बह के उस नदी में जाता है, वो उस नदी का ड्रेनेज बेसिन होता है ना। देखो जैसे गंगा नदी का ड्रेनेज बेसिन कितना बड़ा है, इधर से भी नदियां आ रही हैं इसमें और इधर वाली नदियां भी आ रही हैं, इतना बड़ा ड्रेनेज बेसिन है गंगा नदी का। यहाँ सब जगह का पानी बह के गंगा नदी में ही आ रहा है ना। घाघरा का बेसिन देखें, देखो तो उसमें बस इन इलाकों का पानी आ रहा है, तो घाघरा नदी का बेसिन इतना बड़ा है। तो इसमें बस हमें डेफिनेशन देखनी थी, दैट द एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। किसी नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा जल निकासी किए गए क्षेत्र को उसका जल निकासी बेसिन कहा जाता है। ठीक है, ड्रेनेज बेसिन क्लियर है। अब क्या लिखेंगे इसके बाद में अगर ये क्वेश्चन आया तो? उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो जल निकासी बेसिन है या जो ड्रेनेज बेसिन है, अपवाह बेसिन भी बोल सकते हैं, उसको बता दिया है ना। हिंदी वाले भी इंग्लिश में कम से कम कीवर्ड जरूर याद रखना। ऐसी खतरनाक हिंदी भी आ सकती है पेपर में कि टॉपिक तो आता होगा पर हिंदी पढ़ के समझ ना पाओगे कि पूछा गया है। तो कम से कम कभी ऐसा हो तो इंग्लिश में देख पाए कि अच्छा ड्रेनेज बेसिन पूछा है, फिर लिख लोगे। इसलिए भाई हिंदी वाले इतना जरूर करें कि हर टॉपिक का कीवर्ड इंग्लिश में जरूर जाने। ये रिक्वेस्ट है भाई, इतना तो करना पड़ेगा हर हाल में, है ना। तो अब क्या लिखेंगे? यूपी के ड्रेनेज बेसिन, तो एक एक करके आप देखो, और जिसने नदी तंत्र पढ़ रखा है वो बता देगा इधर साउथ में कौन सा हो गया। बेतवा बेसिन हो गया, यमुना बेसिन हो गया, गंगा बेसिन हो गया, घाघरा बेसिन हो गया। बेतवा बेसिन बुंदेलखंड के लिए महत्वपूर्ण है, घाघरा बेसिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए, और गंगा तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है ना। तो ये भी आ सकता है, गंगा को लाइफलाइन क्यों बोलते हैं। तो अच्छा, एक ये क्वेश्चन बताया था, हाँ है ना, ये इसमें कवर नहीं करा गया। ऐसे आ जाए मान लो कि गंगा यूपी की लाइफलाइन क्यों है, या जो बेतवा है वो बुंदेलखंड की लाइफलाइन क्यों है, या जो घाघरा है वो ईस्टर्न यूपी इसकी लाइफलाइन क्यों है। थोड़ी सी देर वीडियो पॉज करके सोच के बताओ क्या लिखोगे। हमने बताया ना ये टॉपिक हमने पढ़ाया नहीं, और हमने बोला कि जो हमने पढ़ाया उससे अलग कुछ भी आएगा तो आप कर पाओगे, तो आप कोशिश करो करने की। फिर मान लो ये क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश गंगा को उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। डन। आपने करना क्या है, बेस ढूंढना है, इसका आंसर नहीं ढूंढना कि आपने जो टॉपिक पढ़े हैं उनमें से कौन इसका आंसर लिख सकता है। क्या यूपी की जो नदियों की जानकारी ली थी उससे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या नदी किनारे बसे शहर से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या उन पे बांध है उनसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ड्रेनेज सिस्टम से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ड्रेनेज सिस्टम का इंपॉर्टेंस फिर आएगा दिमाग में कि हाँ भाई कर सकते हैं। जो ड्रेनेज सिस्टम में उपयोगिताएं पड़ी थी कि सिंचाई में काम आता है, जल विद्युत में काम आता है, नहर निकाली गई हैं, उपजाऊ मृदा मिलती है, और इनलैंड वाटरवे मिलता है, वाटरवे ट्रांसपोर्ट। तो वही सेम चीजें यहाँ लिख दोगे, बस उदाहरण गंगा के दे दोगे। वहां पे कैनाल्स में फिर शारदा सहायक सरयू नहीं लिखोगे, अपर गंगा लोअर गंगा कैनाल लिख दोगे, और वो सब 8-9 पॉइंट लिख के लिख दोगे कि इसलिए जो गंगा है उसको यूपी की लाइफलाइन कहा जाता है। बताया ना, आपने सब पढ़ लिया ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। अब वो कुछ भी पूछे इसी से आंसर आएगा। आपने दिमाग लगा के बस ये ढूंढने की कोशिश करना है कि मैंने जो पढ़ा है उसमें से कौन सा सेक्शन ऐसा है जो इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। ये सिस्टमेटिक अप्रोच है सोचने की। ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे सोचते नहीं, वो बस क्वेश्चन देख के ऐसे सोचते हैं कि बस शून्य हो जाता है उनके दिमाग में कि कहीं से आंसर आ जाए, एक आध पॉइंट याद आ जाए क्या लिखना है। ऐसा नहीं है। आपने 5 हेडिंग पढ़ी हैं, उन 5 जो आपके सब टॉपिक हैं उन्हीं में से तो कुछ लिखना होगा। मिलान करो, इससे आप जल्दी रिकॉल कर पाओगे, जल्दी लिख पाओगे। डन। तो अब गंगा बेसिन कौन कौन से हैं, ड्रेनेज बेसिन, गंगा लाइफलाइन क्यों है, उसको कैसे हैंडल करेंगे हमने बता दिया। तो देखो, तो गंगा बेसिन 75% कवर कर रहा है स्टेट में, है ना। जो पूरे नदी बेसिन है उसका 75% तो गंगा ही है, बाकी कुछ लोकल वाली होंगी, कुछ साउथ वाली जो गंगा में आके नहीं मिल रही वाली नदियां होंगी। तो इसमें मेन नदी गंगा है, बाकी इसकी ट्रिब्यूटरी। तो अब बताओ ट्रिब्यूटरी में कोई याद करने की जरूरत है? पूरा मैप तो तुमको याद है ना। इधर यमुना मेन है उसको लिख दोगे, उधर वाले में तो रामगंगा, घाघरा, है ना, गोमती, कई के नाम लिख सकते हो। तो ये पहला बेसिन हो गया गंगा नदी बेसिन।
और एक्चुअल में ये जो यमुना बेसिन और घाघरा बेसिन है, ये सब इसके सब बेसिन है। गोमती बेसिन, घाघरा बेसिन, गंडक बेसिन, शारदा बेसिन, सोन बेसिन, टोंस बेसिन, ये सब के सब क्या हो गए, गंगा के सब बेसिन हो गए। तो मेन बेसिन तो गंगा ही है। तो बेसिन पे क्वेश्चन आया तो पहले लिखेंगे बेसिन होता क्या है कि वो एरिया जहाँ का पानी बह के कुछ नदी में जाता है वो उसका बेसिन कहलाता है। और उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित प्रमुख बेसिन है। पहला गंगा बेसिन जो कि इसके 75% भाग को कवर करता है, और उसके फिर एग्जाम्पल लिख देंगे कौन कौन से हैं उसके सब बेसिन। फिर एक दो सब बेसिन और लिख देंगे, यमुना लिख देंगे, बेतवा लिख देंगे, घाघरा लिख देंगे। वैसे तो वो गंगा वाले में आ ही गया है ना। तो यमुना सब बेसिन लिख दिया। यहाँ पे देखो इटावा में बीहड़ बनते थे है ना, तो वो लिखे हुए हैं। फिर शारदा घाघरा बेसिन हो गया है ना, यहाँ से शारदा ताप्ती आई, फिर घाघरा, इन्होंने मिलकर पूरा एक बेसिन बना दिया। बेतवा बेसिन लिख सकते हो। और जब ये बेसिन लिखोगे, घाघरा बेसिन और ये सब, तो उसमें क्या लिखोगे, वो जो नदियों में पड़ा था, घाघरा नदी कहाँ से निकल रही है, किस इलाके के लिए काम की है, ईस्टर्न यूपी के लिए काम की है, और वहाँ कौन सी फसल के लिए काम आती है ना, और फ्लड प्रोन भी है, ये सारी बातें लिख दोगे, दो चार पॉइंट डन। तो और वैसे यहाँ लिखे हैं तो आपको पढ़ के भी समझ आ जाएंगे। अगर नहीं भी लिखे होते तब भी आप बना के लिख लेते। तो घाघरा गंडक बेसिन है, कुछ स्मॉलर लोकल बेसिन है जैसे वरुणा, साई, सोत, गर्रा, पीली, ठीक ना। ये सब वही इंफॉर्मेशन है ना जो सबसे पहले टॉपिक में पढ़ी थी कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां, इसीलिए तो उसको रिवाइज कराया आज दोबारा है ना। अगर उस पे होल्ड है तो फिर रिवर का क्वेश्चन आप आसानी से कर दोगे। एक तो आपका कौन नदी कहाँ कैसे निकल रही है उस पे होल्ड होना चाहिए। दूसरा आपको परिभाषा पता होनी चाहिए कि नदी बेसिन आ जाए तो आप लिख पाओ नदी बेसिन क्या होता है, नदी तंत्र आ जाए तो आप लिख पाओ क्या होता है। क्लियर है। तो इसमें इतने के ही चांस हैं कि ड्रेनेज सिस्टम पे अभी तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, हमने 5-6 कर लिए। अब कल से हम अपना नया टॉपिक करते हैं वेजिटेशन। आज इस क्लास में इतना ही। कैसी आपको क्लास लगी है आप जरूर बताना। तो आज इसमें इतना ही। जय हिंद, जय भारत।